हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। और गाइज, आज की क्लास अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में यहां से डायरेक्टली 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे प्रैक्टिस सेट 2 को तूफानी में। तो जिन्होंने हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को नहीं देखा है वो जाके चले जाइएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देख लेना, क्योंकि मैं टॉप 20 क्वेश्चन बता रहा हूं, साथ ही साथ डिटेल्स नोट्स के साथ भी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय झारखंड, जोहार झारखंड, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करते हैं दे दनादन स्टार्ट। तो भाई, पेपर 3 में यहां से साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की बेहतरीन क्लास मैं स्टार्ट कर चुका हूं। यहां से टोटल 75 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, यानी पास पेपर 3 में तो यही दोनों करवा देगा मेरे दोस्त। तो न लेट न वेट, सीधे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। पिछले क्लास की पीडीएफ हम लोगों को क्या कर रखा है, दे रखे हैं। और पीडीएफ कहां मिलेगी तो ये मैं बार बार बता चुका हूं, आज भी बता देता हूं। देखिए, आपके पास अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को क्या करना है, खोलना है और सर्च जाकर करना है। क्या सर्च करना है, @edu5 ऑनलाइन हब। इसको सर्च कीजिएगा ना तो कुछ इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको क्या कर जाना है, ज्वाइन कर जाना है, ठीक है ना। और अगर कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉलिंग करके हमसे आप पूछ सकते हो। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिखा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीन कहा जाता है, जीन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। आंसर ए है तो इस प्रकार से ए देख के कमेंट करना है, ताकि मैं आपकी कमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ पाऊं और आपको बता पाऊं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, अब इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियां देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगे ना, चीजें हर एक चीज समझ में अगर आ जाए तो एक बार चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना मेरे दोस्तों। देखिए, डीएनए का खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। कैसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। क्रोमैटिन जालिका डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रोमैटिन जालिका जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो आपको जवाब देना है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक मनुष्य में या फिर पेड़ पौधे में अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने में मदद कौन करता है, तो आपको जवाब देना है डीएनए करता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग अलग होकर कई छोटी एवं मोटी छड़ जैसी रचना में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, गुणसूत्र कहते हैं। उसे ही हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की आवश्यक सूचनाएं होती है। तो भाई, इस तरह का डिटेल्स पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हो तो फिर क्या करना है ना, दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। आपको इस प्रकार से आंसर लगा हुआ, साथ ही साथ डिटेल्स नोट्स भी मिलेंगे, ताकि आप एक बार सोते समय रात में जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है, साइंस सभी में काम आने वाली है। चाहे झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा दे रहे हो, चाहे झारखंड सीजीएल का परीक्षा दे रहे हो, चाहे झारखंड में पुलिस का एग्जाम का दे रहे हो, चाहे झारखंड में किसी प्रकार का टीचर का एग्जाम दे रहे हो, सभी जगह काम करने वाले। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकंड। कहता है न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है। देखिए, न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम है, यानी कि ऑक्टेव जो नियम है, उसके अंतिम तत्व कौन था। पहला ऑप्शन है थोरियम, ब्रोमीन, रुबेडियम या हाइड्रोजन। तो राइट इसका जो आंसर है मेरे प्यारे मित्र, मेरे जोहार साथी, वो क्या है भाई, थोरियम है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से टाइप करके आपको जवाब
देना है। नेक्स्ट, आइए रिलेटेड और भी जानकारी इससे प्राप्त करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के जो अंतिम तत्व थे कौन थे? थोरियम था। न्यूलैंड के अष्टक नियम में अक्रिय गैसों की खोजे जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता था और आठवें तत्व के। थोरियम मोनाजाइट यस्क के मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। थोरियम जो है वो किस यस्क से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना मोनाजाइट। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है कि थोरियम का यस्क का नाम बताइए। मोनाजाइट किसका यस्क है? आंसर देना है थोरियम का। थोरियम का निम्नलिखित में से यस्क कौन है? तो आंसर देना है मोनाजाइट। थोरियम का जो द्रव्यमाप होता है वो 145 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक जो होता है वो 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब चीजें आपको माइंड में सेट करके चलना है ताकि आप एक टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तनु अम्ल कहलाते हैं, दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं, सबल अम्ल कहलाते हैं या हाइड्राइड्स कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर क्या करेंगे कमेंट में? तो सर करेंगे 3 का डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। लगा देंगे आग पानी में और उड़ा देंगे, लगा देंगे आग पानी में और उड़ा देंगे सहायकाचार्य के साइंस को तूफानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। इससे रिलेटेड और भी जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं उसे हाइड्राइड्स या अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सी और दूसरा होता है क्या? एक होता है ऑक्सी अम्ल जिन है ना, ऑक्सी अम्ल जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ऑक्सी अम्ल का उदाहरण जैसे H2SO4, H3PO4, HNO3, H2CO3, हाइड्रा अम्ल। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रा अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। हाइड्रा अम्ल का उदाहरण कौन है? HCl, HBr, HI। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है आइए देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? अब बताइए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान होता है उसे तो सबसे पहले हम लोग जी बोलते हैं और जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या होती है? स्क्वायर होती है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहां पर है। 9.8 है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। यस, ऑप्शन नंबर ए ही में दिख गया। कमेंट में क्या करना है? तो कमेंट में करना है सर 4 का राइट आंसर ए होगा। कमेंट में क्या करनी है? 4 का राइट आंसर ए होगा। क्लियर है? आइए इससे रिलेटेड और भी जानकारी देख लेते हैं। देखिए यहां पर कितने बेहतरीन चीजें आपके लिए लेके आया हूं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। दो पिंडों के बीच एक क्या काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। यदि इसमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इसका आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी जानकारियां यहां पर दिया होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होता है? कम होता है। जी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोला गया है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होता है? कम होता है। और घूर्णन गति कम होने से जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये चीजें आपको एकदम याद रखना है। जी का मान कब बढ़ता है, जी का मान कब घटता है। ये एग्जाम का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। यानी हमको गलत ढूंढना है। तो भाई C4H9OH ब्यूटेनॉल ये तो सही है जी। C2H3OH मेथनॉल, मिथनॉल। यस, इसमें गलत कौन है? इसमें गलत है बी।
इसे मेथनॉल या मेथनोइक अल्कोहल नहीं बोला जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर क्या दोगे कमेंट में सर, बी होगा। इसका जो इसमें गलत जो है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। नेक्स्ट, अब आइए इससे रिलेटेड जरा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए, आंसर क्या है हमारा, बी है। अब आइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, C2H3OH को मेथनॉल मेथनॉल अल्कोहल के आणविक सूत्र IUPAC, ठीक है ना, समान नाम वाले विकल्प में क्या है, गलत है। ये गलत है मेरे दोस्त, गलत है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। बायोगैस में जो मीथेन का प्रतिशत होती है ना, वो लगभग 45 से लेके 75% तक होता है, 75% तक होता है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर 75 लिखा हुआ है, यस 75 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अगर यहां पर 75 नहीं होता, अगर ये 75 नहीं होता तो हमारा जवाब होता 60%। क्या जवाब होता मेरा, 60%। तो ये सब चीज को जरा सा देखा करो। आप एक क्या कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको हर एक तरीके से ढूंढ लेना है आंसर को कि अगर ये नहीं होता तो आंसर क्या होता। क्लियर है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि बायोगैस और मीथेन का प्रतिशत दिए गए विकल्प के अनुसार क्या होगा, 75% होगा। अगर 75 नहीं होता तो हमारा जवाब होता 60%। ठीक है ना, आगे आइए। ठीक है, तो यह बहुत ढेर सारी चीजें आपको लिखा हुआ है, क्लियर है। यहां पर बहुत सारी जानकारी मैं दिया हूं, इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, पंखुड़ी, पुंकेसर, अंडप, वाहिदल, क्या होते हैं बताइए। तो भाई पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग बात पूछा है, तो मादा प्रजनन जो भाग होगा वो अंडप, यानी कि इसको हम लोग कार्पल्स के नाम से जानते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 का सी। 7 का क्या देना आंसर, सी देना है। 7 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक बार सभी लोग लिख दो, जोहार झारखंड, जय झारखंड। बहुत बढ़िया, कमेंट बहुत अच्छी आ रही है आप लोगों का, मजा आ रहा है। आप लोग का ही कमेंट तो हमें पढ़ाने से क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है, ठीक है ना। ज्यांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है। पूछा जाएगा कि पुष्प का वास्तविक मादा भाग कौन होता है, तो आंसर देना है ज्यांग होता है। यह पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र होता है। यह अंडपो यानी कि कार्पल से निर्मित होता है, ठीक है ना। ये सारा चीजें आपको माइंड में सेट कर लेना है, बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं। क्लियर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि नीचे दिए गए दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए सही विकल्पों का सही का चयन कीजिए। बताइए, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं। भाई तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यानी कि एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक का 3 यहां भी, एक का 3 यहां भी, एक का 3 यानी कि एक का 3 यहां नहीं है, इसका मतलब सी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते। भाई ये किसके अनुसार दिया गया है, तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग दिया गया। यानी कि 2 का क्या होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। 2 का 1, 2 का यहाँ 2 दे दिया गलत, 2 का 4 दे दिया गलत है भाई, 2 का 1 यहीं पर है। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं जब मैग्नीशियम और, तो भाई जब मैग्नीशियम और क्या हो जाएगा, तो भाई मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। तो भाई 3 का हो जाएगा 4, और चौथा जो बच गया उसका हो जाएगा हमारा 2 नंबर। क्लियर है, तो इस प्रकार से मिलान करना था। तो मिलान तभी कर पाओगे जब आप आंसर किसी न किसी 1-2 का जानोगे। अगर इसमें से 2 का अगर आंसर जानते थे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या लिखा गया है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। आइए कुछ नहीं करना है,
1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंचाई वाला क्या है, वस्तु है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 1.2, ठीक है ना। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, यानी कि भी का मान दे रखा है कितना, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस, यानी एफ का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है, अवतल, तो इसकी फोकस क्या होगी, निगेटिव होगी, से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है ना। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, यानी कि यू का भी मान दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमसे पूछा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, यानी हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। मेरे दोस्त यू हमेशा निगेटिव होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी कि भी का भी मान निगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। हम लोग को पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है माइनस का भी अपॉन यू, क्लियर है। अब यहां पर हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है, किसको छोड़ दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1.2 इक्वल टू माइनस, भी का मान भी माइनस में है कितना, 60, यू का भी मान माइनस में है कितना, 30। मेरे दोस्त 30 से इसको काटेंगे 2 बार में, माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा 12 दूना 24, 2.4 हो जाएगा निगेटिव में, यानी कि इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु की ऊंचाई से दुगना बनेगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्लास 10th में न्यूमेरिकल पढ़े होंगे आप लाइट के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर होता है, दोनों वस्तुओं के मध्य का जो बल होता है वो हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यानी इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो बल इधर से लग रहा है और फिर इधर से भी लग रहा है, तो बराबर और क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया था, ये क्रिया प्रतिक्रिया भाई, एक्शन रिएक्शन, ये बताया गया था न्यूटन के तीसरे नियम में। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताना है सर 10 का ए होगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक भी ठोक दीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड के किन किन जगहों से, किन किन जिलों से हमारी इस क्लास को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 11 लेने से पहले जरा सा कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा गया। न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, कुआं से पानी खींचने पर समय रस्सी टूट जाना, पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाना, रॉकेट के आगे बढ़ना आदि। न्यूटन के दूसरे नियम को बल का नियम, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है ना। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक क्या है, अंग है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, किससे होती है जी भाई, लंबवत विभजक से, पार्श्व विभजक से, अधिक विभजक से, या शीर्ष विभजक से, किससे होता है। पौधों में जो प्राथमिक जो वृद्धि होती है वो किससे होती है। प्राइमरी ग्रोथ इन अ प्लांट्स अकर्स बाय वर्टिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इनर क्लेरी मेरिस्टम, या एपिकल मेरिस्टम, किससे होती है। तो जो प्राथमिक जो वृद्धि होती है ना, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है पौधों में, वो होती है आपको पार्श्व विभजक, सॉरी अधिक विभजक और शीर्ष विभजक से। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटर क्लेरी और एपिकल मेरिस्टम के द्वारा होता है, यानी कि 3 और 4। तो 3 और 4 कहां दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो राइट आंसर हमको 11 का क्या करना है, डी करना है कमेंट में, ठीक है। साइंस का हम लोग क्या बता रहे हैं, साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, डिटेल्स भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं। तो अपने सारे दोस्तों को एक बार जरा से इन्फॉर्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या क्या है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि तृतीय है ना, यानी कि सी, यानी कि अधिक विभजक,
और चतुर्थ यानी किससे, विभाजक से होती है। विभाजोत्तक, विभाजोत्तक उत्तक ऐसी सेलों का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्षमता होता है। सूत्री विभाजन करने की क्या होती है, उसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक गोलीय दर्पण की प्रावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, उसे हम लोग पोल कहते हैं। जो एक मध्य में बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला लेने से पहले जरा से इसको देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिससे हम लोग ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की प्रधान अंश यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अवतल दर्पण के वस्तु, अवतल दर्पण के वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण की क्या होती है, पीछे होगी। बिल्कुल, अगर पोल और फोकस के बीच में होगा तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो दर्पण के पीछे होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, है ना। इस स्थिति में वस्तु का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा और आभासी होता है। तो ये चीजें आपको माइंड में सेट करके चलना है कि हम एक टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो टीचर जैसी नॉलेज रख के चलनी है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित का सही मिलान करिए। भाई मिलान सही करना है। वाट, किलोवाट, है ना, किलोवाट घंटा, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट का होता है। तो 746 वाट तो यहाँ दिख गया, यानी 4 का 4 होगा। 4 का 4 यहाँ नहीं है, 4 का 4, 4 का 4 ये में नहीं है और 4 का 4 सी में नहीं है, यानी कि बी और डी में से कोई एक आंसर होने वाला है। किलोवाट घंटा कितने बोलते हैं, किलो वाट घंटा मतलब होता है 1000 वाट, यानी 2 का 3 होना चाहिए। 2 का 3, 2 का 3 इसमें नहीं है, 2 का 3 यहां दिख गया, 2 का 3 यहां नहीं है, ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 13 का राइट आंसर क्या देना है, डी देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मिलान करने वाला क्वेश्चन था। इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और वाट बराबर क्या होता है, तो वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग बोल सकते हैं वाट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वास लेने को नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग। भाई हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ब्रीदिंग को क्या करता है, रेगुलेट्स करने का काम करता है। पहला है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, मस्तिष्क का अगला भाग यानी कि फोर ब्रेन, मज्जा यानी कि मेडुला और मस्तिष्क का मध्य भाग यानी कि मिड ब्रेन। तो ऐसा जो काम करने का जो काम करता है, जो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो श्वास लेने को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, ये काम करता है मेडुला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मज्जा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला लेने से पहले जरा सा कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मज्जा मस्तिष्क का हिस्सा श्वास लेने को नियंत्रित करता है। मज्जा में अनेक तंत्रिका का क्या होता है, केंद्र होता है। मेडुला में अनैच्छिक क्रियाओं का एक क्या होती है, केंद्र होता है। मेडुला जो होती है वो अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है, केंद्र होता है, यानी कि सेंटर होता है। इसमें हृदय का स्पंदन, रक्तचाप, श्वास गति की दर नियंत्रित होता है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों को स्राव आदि का नियंत्रित किया जाता है। क्लियर है। तो भाई मेरे दोस्त क्या करना है, आप लोगों को पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। रात में सोते समय एक बार पीडीएफ को जरूर क्या कर लेना है, पढ़ने की कोशिश करना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि हमारा दिए गए टेलीग्राम चैनल देखिए ये है। इसको क्या करना है, आपको अपने टेलीग्राम में सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार का आपको क्या मिलेगी, एक लोगो मिलेगा। इस लोगो जैसे ही दिखेगा ये लोगो तो समझ जाना यही चैनल है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। बायोगैस का घटक नहीं हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो बायोगैस का एक क्या नहीं है, घटक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का एक घटक नहीं है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है, मीथेन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो आपको बताना कि बायोगैस में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो गैस वो क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट
मीथेन का जो अणुसूत्र होता है वो CH4 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। CO का अणुभार कितना होता है? 28 होता है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर तक उत्पन्न करने वाली गैस कौन होता है? CO होता है। मोटर गाड़ी के जो धुएं निकलती है ना पीछे से साइलेंसर के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उससे, है ना। CO गैस मानव के रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक जहरीली पदार्थ क्या करता है? बनाता है। यही CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना हमारे ब्लड के साथ यानी हमारे हेमोग्लोबिन के साथ जब मिल जाता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो एक प्रकार की जहरीली गैस होती है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन पे दिन क्या होती है? घटती चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत चुनना है। पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है विच ऑफ सॉरी चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिगार्ड टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि प्रबल अम्ल। नेक्स्ट अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। ये तो गलत है भाई, ये तो सही है, ये सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, बिल्कुल सही। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है, बिल्कुल सही है। प्रबल अम्ल अन्य अम्ल पदार्थ जैसे धातु, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ये भी सही है मेरे दोस्त। तो हमसे गलत चुना क्या? तो गलत कौन हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है कि सभी रासायनिक पदार्थ अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है, यह कहना गलत है। यानी कि राइट आंसर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कहना बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना क्या कीजिए? अगर कोई देखिए उपग्रह जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो चारों ओर 40 किलोमीटर त्रिज्या के 40 किलोमीटर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या होता है? भाई क्या कार्य क्या होगा? अगर हम लोग घूम घूम के एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तो कार्य क्या होगा? 0 जूल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य जो होता है वो 0 जूल होता है। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। बल और विस्थापन किसी एक के शून्य होने पर कार्य भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से अगर कोई भी शून्य है तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो भाई अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में होगा वो 2n² के फॉर्मेट में होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेड इन अ सेल। एक सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² के ही फॉर्मेट में होंगे। राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग अगला, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसका डिटेल्स। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी भी परमाणु के किसी भी एटम के जो लास्ट ऑर्बिट हो गए उसमें 8 से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, है ना। किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n क्या है? कक्षाओं की संख्या यानी कि ऑर्बिट की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि एक तत्व के फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। A3O4 के साथ क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। तो तत्व A की संयोजकता क्या होगी? एन एलिमेंट A forms an oxide with formula A3O4. What is the valency of element?
एलिमेंट ए की वैलेंसी कितनी होगी, तो एलिमेंट ए की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तत्व ए का फॉर्मूला जो है A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व ए की संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द है ना वेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के पारस्परिक संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता के नाम से जानते हैं, यानी कि वैलेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। लिखा है कि डैश सबसे नमनीय तनशील धातु है। सबसे नमनीय और तनशील धातु यानी कि डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो सबसे डक्टाइल मेटल कौन होती है, वो सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होती है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पे देखिए, सबसे एयू किसका नाम होता है, सोना का सबसे नमनीय और तनशील धातु है। सोना का संकेत क्या होता है, एयू होता है। सोना काल्वेराइट और सिल्वेनाइट यस्क से क्या होते हैं, प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सोना किस यस्क से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट यस्क से प्राप्त होता है। यह एक कोमल आघातवर्ध तैन और चमकदार पीले रंग की धातु होता है। सोना सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आघातवर्ध होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। या उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सोना क्या है, सबसे अभिक्रियाशील क्या है, एक धातु है। तो इतने बेहतरीन बेहतरीन चीजें मैंने आपको बताया है। अगर क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो एक बार क्या कर लो, क्लास को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। तो ना लेट करना है ना वेट करना है, जल्दी जल्दी से लाइक ठोक देना है। तो मिलेंगे आप लोग को अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जोहार झारखंड।